Hello everyone, Assalamu alaikum to all of you. Today I welcome you all in the Society of Free Educators, and I welcome you all once again to Communication Skills Development and Learning class. This is the very first session. For those who have missed, I am recording this video. Um, this was just an introductory session where we discussed why we should join Society of Free Educators, what exactly is Society of Free Educators, why this course, this communication skills development and learning course. What are we going to learn? What are we going to understand? What are we going to develop? And most importantly, how we are going to develop and learn. So let's start with the course, with the introduction of this course, um, communication skills development and learning. So the very first question that comes in our mind is what is communication? So communication is nothing but exchange or imparting of knowledge or information. For those who have requested me to use either Hindi, Urdu और पंजाबी, मैं आपके लिए सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि मैं पहले 10 सेशन में हिंदी, उर्दू और पंजाबी का इस्तेमाल करूंगा और मैं चाहता ये हूँ कि 10 सेशंस के बाद आप सब इतने कैपेबल हो जाओ कि आप सब कुछ इंग्लिश लैंग्वेज में ही करो और इसीलिए आप सबने ये ज्वाइन भी किया है और मैंने ये कोर्स भी इसीलिए बनाया है। सो व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन एक तरीका है जिससे आप अपनी इंफॉर्मेशन या अपनी नॉलेज दूसरे तक पहुंचाते हो या फिर एक्सचेंज करते हो। आप भी उसको इंफॉर्मेशन दोगे, वो भी आपको इंफॉर्मेशन देगा। सो ए प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बाय एनी मीडियम। सबसे इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन में मीडियम। बिना मीडियम के कम्युनिकेशन नहीं होता। आप हवा में बात करके ये नहीं सोच सकते कि आप कम्युनिकेट कर रहे हो। टू कम्युनिकेट यू नीड ए मीडियम। मीडियम चार तरह के होते हैं, या तो वो विजुअल होंगे, या तो विजुअल मतलब पिक्चर की तरह, या तो वो रिटन होंगे जैसे अखबार हो गई लिखी हुई, या तो वो वर्ड्स होंगे जो हम किसी से बात करते टाइम इस्तेमाल करते हैं, या फिर वो इशारे होंगे जो जिसमें ना हम बोलते हैं और ना हम लिखते हैं। सो हर एक टाइप के कम्युनिकेशन में तीन चीजें जरूर होती हैं, कम से कम ये तीन चीजें जरूर होती हैं, एक सेंडर, एक मीडियम और एक रिसीवर। सेंडर वो है जो इंफॉर्मेशन देता है रिसीवर को एक मीडियम के थ्रू। सो एवरी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन हैज एटलीस्ट one of these, one sender, one medium, and one receiver. So moving forward, what are we going to do in this course? देखो, ये जो सोसाइटी ऑफ फ्री एजुकेटर्स का कोर्स है, मैं कहूँगा कि सबको अटेंड करना चाहिए, क्योंकि ये पेड कोर्स होता है जो इस सोसाइटी ने आपको फ्री में ला कर दे दिया है। नॉर्मली इसकी फीस 15 से 20 हजार तक जाती है, कुछ केसेस में 22 हजार भी जाती है, और ये 40 दिन का कोर्स होता है। सोसाइटी ऑफ फ्री एजुकेटर्स इस कोर्स को मिनिमम 45 डेज और मैक्सिमम 60 डेज तक एक्सटेंड करती है। मतलब आप कम से कम 45 सेशंस तो आपको मिलेंगे, और अगर 45 सेशंस में कंप्लीट नहीं हुआ तो 60 सेशंस तक ये जाता है, ये कोर्स। और इस सोसाइटी ऑफ फ्री एजुकेटर्स का सिर्फ एक ही एम है कि आप सब इतने काबिल हो जाओ कि आप सब ये कोर्सेज खुद से बनाओ और बाकियों को सिखाओ, और अपनी जिंदगी में काफी सारी स्किल्स की डेवलपमेंट आप सीख लो। और दूसरी चीज इस कोर्स की कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलपमेंट एंड लर्निंग की ये बात है कि अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स की डेवलपमेंट सीख जाओगे इस कोर्स के थ्रू, तो आप किसी भी स्किल की डेवलपमेंट सीख सकोगे बहुत आसानी से। आप कोई भी नई स्किल बहुत आसानी से डेवलप कर सकोगे। So, what exactly are we going to do in this course? First, we will understand and develop the four types of communication. अभी मैंने कहा कि कम्युनिकेशन में मीडियम चार तरह का होता है, इसीलिए कम्युनिकेशन भी चार तरह का ही होता है। देयर इज द कम्युनिकेशन इज ऑफ फोर टाइप्स। द फर्स्ट वन इज रिटन, द सेकंड वन इज वर्बल, थर्ड वन इज नॉन वर्बल, एंड फोर्थ वन इज विजुअल। रिटन लिखित, वर्बल बोला जाए जिसमें, नॉन वर्बल जिसमें इशारे वगैरह किए जाएं, और विजुअल जिसमें पिक्चर या ड्राइंग या पेंटिंग से समझाया जाए सामने वाले को। और फिर उसके बाद हम क्या सीखेंगे इसमें, अंडरस्टैंड एंड प्रैक्टिस साउंड्स एंड वॉल्यूम्स, गेस्चर्स, बिहेवियर्स एंड बॉडी लैंग्वेज। हम प्रैक्टिस भी करेंगे और समझेंगे और सीखेंगे भी कि ये आवाजें और
बॉडी लैंग्वेज, बिहेवियर, गेस्चर्स, इशारे, ये सब क्या है और ये क्या दर्शाते हैं, इनको कैसे बनाना है। और फिर हमारे पास डेली लेसन्स होंगे, और फिर एक सेक्शन होगा हमारे पास द इंग्लिश वी स्पीक। आई आई बिलीव कि आप सब इंग्लिश के चक्कर में यहाँ आए हो, इसलिए ये वाला सेक्शन जरूर चेक कीजिएगा और इस सेक्शन को जरूर अटेंड कीजिएगा। एंड देन वी हैव बिजनेस इंग्लिश। अब देखो बिजनेस इंग्लिश जो है, इट इज दैट काइंड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज दैट वी यूज इन अवर कॉर्पोरेट ऑफिस और वी यूज इट इन अवर डे टू डे लाइफ, बट इट इज रिलेटेड टू द प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, इट इज नॉट रिलेटेड टू द होम एनवायरनमेंट। आप बिजनेस इंग्लिश को अपने घर में यूज नहीं करते, आप घर में द इंग्लिश भी स्पीक है, आप डेली लेसन को यूज करते हो। मगर बिजनेस इंग्लिश में बहुत सारी स्किल्स आती हैं। सबसे बड़ी स्किल्स जो है वो है इंटरव्यू स्किल्स, रिज्यूमे स्किल्स और मीटिंग स्किल्स, जिसको हम यहाँ सीखेंगे। और इसके अलावा और भी कई सारी स्किल्स हैं बिजनेस इंग्लिश में, जिसमें स्ट्रक्चरिंग आंसर्स भी आता है कि अपना आंसर कैसे बनाना है, वो भी हम इसमें सीखेंगे। और उसके बाद हम सीखेंगे न्यूज के जरिए, लर्न विद द न्यूज। ये लर्न विद द न्यूज सेक्शन जो है ये 5th सेशन के बाद आएगी, उससे पहले ये सारे सेशन आ जाएंगे। और ऑफ कोर्स ग्रामर एंड प्रोनाउंसिएशन, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए। मगर उससे पहले हमें क्या करना है, उससे पहले हमें अपने दिमाग को ट्रेन करना है। बट बिफोर ऑल दैट वी नीड टू ट्रेन अवर ब्रेन। और ये आप आगे समझोगे कि मैं क्यों बोलता हूँ कि आप अपने दिमाग को ट्रेन करो। देखो दिमाग दो चीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, ये आप इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है इन फॉर्म ऑफ मेमोरी, और ये माइंड की फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस देता है बॉडी को इंफॉर्मेशन जनरेट या रिसीव करने के लिए। इसको आप आगे समझो कि हमें करना क्यों है। व्हाई डू वी नीड टू ट्रेन द ब्रेन, व्हाई ट्रेन द ब्रेन। सी, ब्रेन क्रिएट्स एंड स्टोर्स इंफॉर्मेशन एज मेमोरीज एंड हेल्प्स द माइंड टू लर्न थिंग्स। आपकी सीखने की क्षमता और नई चीजें सीखने का तरीका आपका माइंड आपकी बॉडी को बताता है। और आप जो सीखते हो या जो आप देखते हो, वो इंफॉर्मेशन मेमोरीज की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। तो ब्रेन आपके दिमाग में मेमोरीज को बनाता है और स्टोर करता है, और माइंड आप एज इंफॉर्मेशन और मेमोरीज। और माइंड आपके दिमाग आपकी बॉडी को समझाता है कि ये मेमोरीज कैसे बनानी है, इस चीज को कैसे रिस्पॉन्ड करना है। वो इंस्ट्रक्शंस देता है आपको चीजें सीखने की। सी, माइंड इज ऑफ थ्री टाइप्स: कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। और मेमोरीज जो है वो भी तीन तरह की हैं: सेंसरी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म मेमोरीज। अब जरा एक चीज देखो, लेट अस फर्स्ट डिस्कस अबाउट मेमोरीज। व्हाट आर मेमोरीज? सी, memories are the set of informations that are stored in our brain. हमारे दिमाग में जो चीज भी स्टोर हो जाती है हम उसको मेमोरी कहते हैं। याद, याददाश्त, यादगार, ऐसे हम वर्ड्स यूज करते हैं मेमोरी के लिए। हमारी स्टोरेज, हमारे दिमाग में क्या इकट्ठा हुआ है, उसको हम मेमोरी कहते हैं। और मेमोरी तीन तरह की है, जिसमें से पहली टाइप है सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी इज दैट मेमोरी विच कम्स इन योर ब्रेन थ्रू सेंस ऑर्गन्स। हमारे पांच सेंस ऑर्गन्स हैं, जिसमें हमारी है स्किन, नोज, आईज, एयर्स और टंग। स्किन आपको फील देगी टच का, कि चीज गर्म है या ठंडी है या मीडियम है, बीच में है। जुबान आपको बताएगा टेस्ट कैसा है, मीठा है, खट्टा है, कड़वा है। आईज आपको देखकर इंफॉर्मेशन आपके दिमाग तक पहुंचाएंगे। कान सुनकर, और नोज सूंघ कर कि स्मेल अच्छी है, खुशबूदार है, बदबूदार है, गंदी है, सड़ैंध है, बिल्कुल एकदम सड़ी हुई है, या फिर फ्यूम्स वाली है, एसिडिक है। सो जो भी इंफॉर्मेशन आपके सेंस ऑर्गन्स के थ्रू आपके माइंड तक जाएगी, उसको हम बोलेंगे सेंसरी इंफॉर्मेशन। दूसरी है शॉर्ट टर्म इंफॉर्मेशन। शॉर्ट टर्म इंफॉर्मेशन इज दैट इंफॉर्मेशन दैट कीप्स यू अवेयर ऑफ व्हाट ऑल इज गोइंग अराउंड यू। शॉर्ट टर्म इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन है जो आपके आगे पीछे का क्या हो रहा है और आपका इन्वायरमेंट कैसा है ये आपको दर्शाती है। आपके दिमाग को कैसे पता लगता है कि बाहर गर्मी है,
और अंदर मैं आऊंगा तो पंखा लगाऊंगा और ठंडा हो जाएगा, वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी आपके दिमाग को समझाती है इसका। और ये बहुत कम टाइम के लिए होती है। ये सेंसरी इंफॉर्मेशन तो होती ही कम टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म मेमोरी इससे थोड़ी सी ज्यादा होती है, मगर ये भी कुछ लंबी देर के लिए नहीं होती। आप 1 मिनट के लिए कुछ महसूस करते हो, आपने आप आप किचन में गए, पतीला गर्म है और आपने उसको हाथ लगा लिया गलती से, आपके हाथ, स्किन ने इशारा किया दिमाग को कि ये काफी गर्म है और आपने हाथ हटा लिया एकदम, और विद इन फ्यू सेकेंड्स और विद इन 1 मिनट वो जो गर्मी आपकी उंगलियों पे है पतीले की, वो गायब हो जाएगी। सो सेंसरी मेमोरी इतनी छोटी होती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी से थोड़ी बड़ी होती है। जैसे आप घर के बाहर गए, अपने दोस्त से मिले, उसने कोई चुटकुला सुनाया, आप हंसे और आप वापिस आए उससे मिलने के बाद, और अगले आधे घंटे या 1 घंटे तक वो चुटकुला आपके दिमाग में घूमता रहा और आप स्माइल, आपके चेहरे पे स्माइल रही, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी है। लेकिन उसके बाद ये आपके दिमाग से निकल जाएगी। लॉन्ग टर्म मेमोरी इज द मेमोरी विच इज स्टोर्ड परमानेंटली इन योर ब्रेन। लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है? जो परमानेंटली आपके दिमाग के अंदर है और आपको वो बार बार याद करने की जरूरत नहीं है। देखो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। लेट मी से ए वर्ड इन फ्रंट ऑफ यू, आई से एप्पल। मैंने क्या बोला? एप्पल। और आप सबके दिमाग में सेब की पिक्चर बन गई। अब आपने पूरा दिन इस सेब को तो याद रखा नहीं है, तो मेरे ये वर्ड बोलने से आपके माइंड में उसी टाइम ये पिक्चर बन गई। ये लॉन्ग टर्म मेमोरी का कमाल है। दिस इज हाउ लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन योर ब्रेन। लॉन्ग टर्म मेमोरी आपके दिमाग में काफी सारी चीजें परमानेंटली स्टोर करके रखती है, जो आपको हर टाइम याद रखने की जरूरत नहीं है। वो जैसे ही उस चीज का इस्तेमाल होगा, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी से निकल के आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में आ जाएगी। तो दिमाग को पता लग जाएगा कि क्या हो रहा है। वैसे ही मैं बोलूंगा एलिफेंट। अब आप में से कुछ ने सिर्फ पिक्चर्स देखी, एलिफेंट की फोटोज देखी है, कुछ ने रियल एलिफेंट भी देखा है, लेकिन मेरे एलिफेंट वर्ड बोलने से ही आपके माइंड में एक एलिफेंट की पिक्चर बन जाएगी, एक इमेज बन जाएगी। ये लॉन्ग टर्म मेमोरी का कमाल है। ये तो रही मेमोरी की बात। लेट्स कम टू माइंड। Like memory, mind is also of three types. The first one is conscious, the second one is subconscious, the third one is the unconscious mind. See, conscious mind is that mind which keeps you aware or which makes you aware. Okay, ये आपको आपको आपके आगे पीछे क्या हो रहा है इस चीज की इंफॉर्मेशन कॉन्शियस माइंड रखता है, और ये आपको काफी हेल्प करता है। सबकॉन्शियस माइंड के बारे में हम थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे, लेकिन पहले अनकॉन्शियस माइंड समझ लो। जैसे लॉन्ग टर्म मेमोरी है ना, वैसे अनकॉन्शियस माइंड है, जिसको हम कहते हैं, दूसरा वर्ड है इसके लिए डीप माइंड। सी, द अनकॉन्शियस माइंड इज दैट माइंड which stores everything permanently in your brain and gives you the ability to recall it quickly. ये क्या करता है? सब जो अनकॉन्शियस माइंड है, ये आपके दिमाग में हर चीज को परमानेंटली डालता है, और उसको याद करने की ताकत परमानेंटली भी अनकॉन्शियस माइंड ही देता है। सबकॉन्शियस माइंड इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाता है। इसके सिंपल सा फंडा है, हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे आगे। सो लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट डू यू सी? आप इस पिक्चर को देखो और समझो कि ये क्या है। सी, दिस इज एन आइसबर्ग। ये आइसबर्ग है। some part of it is above the water, and majority of it is immersed inside the water. कुछ हिस्सा इसका पानी के ऊपर है और बाकी इसका बहुत बड़ा हिस्सा पानी के अंदर है। हमारा दिमाग भी इसी तरह का है। इट कैन बी ए मेटाफर फॉर अवर माइंड। ये हमारे दिमाग के लिए एक अल्टरनेट है। हमारा दिमाग एग्जैक्टली इस तरह से काम करता है। सी, जो ऊपर वाला हिस्सा है ये कॉन्शियस माइंड है, ये आपको अवेयरनेस देगा कि आपके आगे पीछे क्या है, आपकी कैपेबिलिटी बढ़ाने की कोशिश करेगा। सबकॉन्शियस माइंड बीच बीच में आएगा, बीच बीच में गायब हो जाएगा। और फिर है अनकॉन्शियस माइंड, जो मेजोरिटी हिस्सा पानी के अंदर है। अब कॉन्शियस माइंड जो है, ये आप किसी के सामने क्या इमेज बनाते हो टेम्परेरीली, वो आपका कॉन्शियस माइंड डिसाइड करता है। जबकि अनकॉन्शियस माइंड वो माइंड है जो आपकी पर्सनैलिटी डिसाइड करता है। आप एक्चुअली में हो क्या, वो आपके अनकॉन्शियस माइंड पे डिपेंड करता है। या फिर आप कितने अच्छे हो या कितने बुरे हो, आप किस सिचुएशन में क्या रिएक्ट करोगे, और
आपकी साइकोलॉजी है कैसी, आपकी साइकी कैसी है, ये आपका अनकॉन्शियस माइंड डिसाइड करता है। सबकॉन्शियस माइंड इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाता है। सबकॉन्शियस माइंड का काम होता है कि जब जरूरत पड़े वो अनकॉन्शियस माइंड से मेमोरीज को निकाले और कॉन्शियस माइंड में डाले, और जब जरूरत ना हो वो उन्हीं मेमोरीज को खींचकर वापस ले आए अनकॉन्शियस माइंड में। अब ये जो कॉन्शियस माइंड है ये 7 से 9% होता है, सबकॉन्शियस माइंड 1 से 3% और unconscious mind more than 90% sometimes. Most of the times it is 90% in humans, but sometimes it goes above that. देखो, कॉन्शियस माइंड कीप्स यू अवेयर ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड यू, आपके आगे पीछे क्या हो रहा है ये कॉन्शियस माइंड डिसाइड करता है। दूसरा, सेंसेशंस एंड रिएक्शंस टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ये भी आपका कॉन्शियस माइंड बताता है। देखो, मैंने कहा था ना, सेंसरी इंफॉर्मेशन या फिर सेंसरी मेमोरीज और शॉर्ट टर्म मेमोरीज वो आपको कॉन्शियस माइंड बनाता है। ये वही है, सेंसेशंस एंड रिएक्शंस टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ये बाहर किसी ने आपकी टांग पे पेन चुभाया और आपकी टांग हिली, ये है रिएक्शन टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई के एकदम। और ये दो तरह से होती है, वॉलेंट्री और अनवॉलेंट्री। आपका दिल धड़क रहा है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ये अनवॉलेंट्री रिएक्शन है या अनवॉलेंट्री एक्शन है, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते मगर वो धड़कता रहेगा। और उसको आप उसके बारे में अवेयर भी नहीं हो। आपको तब पता लगता है जब आपको हल्का सा पेन होता है या फिर कोई आपके सामने ये वर्ड बोलता है कि यार तेरा हार्ट रेट कितना है, तेरा पल्स कितनी है इस टाइम, या फिर तेरा दिल तो बहुत तेज धड़क रहा है, या फिर जब आप कुछ बहुत रिग्रेस एक्सरसाइज करते हो, बहुत तेज भी दौड़ लगाते हो, सांस चढ़ जाती है और आपको दिल की धड़कन महसूस होना शुरू हो जाती है। और उसके बाद ये कॉन्शियस माइंड हमें कहाँ कहाँ हेल्प करता है। दिस हेल्प्स यू इन क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, शॉर्ट टर्म मेमोरी, सेंसरी मेमोरी और विल पावर। आपकी विल पावर कितनी है, आप कितना दलेर हो, ये आपका कॉन्शियस माइंड डिसाइड करता है। लेकिन कॉन्शियस माइंड इज नॉट व्हाट एक्चुअली यू आर। आप असल में हो क्या, ये कॉन्शियस माइंड नहीं है आपका। ये कॉन्शियस माइंड सिर्फ एक इमेज है जो आपने सबके सामने बना रखी है। फिर आता है अनकॉन्शियस माइंड। वो क्या डिसाइड करता है, वो आपके बिलीव्स डिसाइड करता है, आप कितने क्रिएटिव हो वो डिसाइड करता है, डेवलपमेंटल स्टेजेस क्या है। हम देखते हैं कि कुछ बच्चे होते हैं वो 2 साल की उम्र में बोलना शुरू कर जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं वो वक्त लेते हैं, वो 4 साल तक बात नहीं करते। इट डिपेंड्स ऑन देयर अनकॉन्शियस माइंड। और यही उनकी डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं। अगर उस टाइम उनका अनकॉन्शियस माइंड चीजें सीखना शुरू कर दे तो उनकी डेवलपमेंटल स्टेजेस का टाइम ज्यादा हो जाता है, वो बात लेट करेंगे मगर वो चीजें सीखेंगे जल्दी और परमानेंटली स्टोर हो जाएगी। हम कहते हैं ना, बचपन का सीखा हुआ कभी नहीं भूलता। ये डेवलपमेंटल स्टेजेस आपके अनकॉन्शियस माइंड की वजह से। एंड देन योर इमोशंस, फीलिंग्स, हैबिट्स एंड एडिक्शंस। सिगरेट की लत या दारू की लत, ये आपका अनकॉन्शियस माइंड डिसाइड करता है कि छोड़ना है या नहीं छोड़ना है। और ये कहाँ इस्तेमाल, ये और तो और एजुकेट, ये इमेजिनेशन और इंट्यूशंस को भी डिसाइड करता है। इंट्यूशंस होते हैं भाव आना, जैसे मैं बैठा हूँ और मुझे कुछ अच्छी वाइब्स नहीं आ रही, मुझे भाव हो रहा है कि कुछ अच्छा नहीं होगा अगर मैं बाहर निकलूँ, ये होते हैं इंट्यूशंस। और इसके बाद ये लॉन्ग टर्म मेमोरी भी आपका अनकॉन्शियस माइंड ही स्टोर करके रखता है। इसमें काम आता है प्लेसिबो। अब प्लेसिबो क्या चीज है, देखो, ये एक मेडिकल टर्म है। Let's suppose there is an old guy who has some वहम in his mind that he is feeling sick. एक बुजुर्ग सा आदमी जिसको एक वहम हो गया कि वो बीमार है। He goes to a doctor. वो एक डॉक्टर के पास जाता है and doctors give him an injection of water. डॉक्टर उसको सिर्फ पानी का इंजेक्शन लगाता है। तो डॉक्टर says this is the best medicine in the world. और डॉक्टर उस आदमी को बोलता है कि ये बेस्ट मेडिसिन। आप देखोगे कि वो आदमी जिसको बुखार था वो ठीक हो जाएगा। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड प्लेसिबो इफेक्ट, एक मेडिकल टर्म है और इसका इस्तेमाल भी हम आगे सीखेंगे। एंड देन ये हिप्नोसिस में भी हमारा अनकॉन्शियस माइंड जो है वो इस्तेमाल होता है। वी विल हैव सेपरेट सेशंस फॉर प्लेसिबो एज वेल एज हिप्नोसिस। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर टू यू राइट नाउ, अगर कुछ है तो पूछ लेना। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हर एक स्किल के 4 लेवल्स होते हैं, एवरी स्किल हैज 4 लेवल्स।
ये है जो आप रियल लाइफ में इस्तेमाल करोगे और जो आप महसूस भी करोगे। द फर्स्ट लेवल इज अनकॉन्शियस एंड कॉम्पिटेंट। देखो, 4 स्किल लेवल्स हैं, चार के चारों लेवल्स में एक चीज कॉमन है, वो है कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी होता है सीखने की क्षमता, क्षमता उसकी, या फिर उसका नेचर कैसे, वो सीख सकता है या नहीं सीख सकता है, वो कॉम्पिटेंसी पे डिपेंड करता है। जो आदमी ज्यादा कॉम्पिटेंट है वो जल्दी सीखेगा, जो कम कॉम्पिटेंट है वो लेट सीखेगा। हर स्किल लेवल में कॉम्पिटेंसी कॉमन है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो इंसान नहीं सीख सकता या हमारा दिमाग नहीं सीख सकता। सो पहला लेवल है अनकॉन्शियस एंड कॉम्पिटेंट, कि आपको मालूम नहीं है लेकिन फिर भी आप आपको मालूम ही नहीं है कि आप सीख सकते हो, मगर आपके पास वो सीखने की पावर है। सेकंड इज कॉन्शियस अवेयर एंड कॉम्पिटेंट। कॉन्शियस हो गया कि आपको मालूम पड़ गया कि आप सीख सकते हो। अवेयर, आप अपने आगे पीछे के रिसोर्सेज जानते हो कि आप कहाँ से सीख सकते हो। कॉम्पिटेंट, कि आप में सीखने की ताकत भी है। थर्ड लेवल है लर्नड कॉन्शियस एंड कॉम्पिटेंट, कि आप सीख चुके हो, आपने प्रैक्टिस की है, अभी आप कॉन्शियस हो कि मतलब आपको सीखना हो और आप कॉम्पिटेंट हो। देखो, सेकंड लेवल और थर्ड लेवल में ना सिर्फ प्रैक्टिस का फर्क है। जिस इंसान को पता लग जाता है कि उसके आगे पीछे की रिसोर्सेज क्या है या वो कहाँ से सीख सकता है, वो सेकंड लेवल पे आ जाता है। और उसके बाद जब वो उन रिसोर्सेज से सीखना शुरू करता है और प्रैक्टिस करता है, वो ऑटोमेटिकली थर्ड लेवल पे आ जाता है, वो एक लर्नड मैन हो जाता है। यही कॉन्शियस और लर्नड में यही फर्क है, या अवेयर और लर्नड में यही फर्क है। अवेयर वो आदमी है जिसको मालूम है कि क्या करना है, लर्नड वो आदमी है जिसने कर दिया और प्रैक्टिस कर रहा है। द फोर्थ एंड द फाइनल लेवल इज कॉम्पिटेंट एट ए सबकॉन्शियस लेवल। सबकॉन्शियस माइंड में ही आपकी चीजें परमानेंटली स्टोर हो जाती हैं। हम इसके बारे में एक अलग से पूरा सेक्शन पढ़ेंगे कि कॉम्पिटेंसी के लेवल्स या फिर 4 स्किल लेवल्स हैं, इन चारों पे हम अलग अलग 4 सेशंस होंगे हमारे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है फोर्थ सेशन। हम जहाँ मर्जी से शुरू करें, हमारा एम है फोर्थ स्किल लेवल को अचीव करना, कॉम्पिटेंट एट ए सबकॉन्शियस लेवल। मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ कि क्या है इसका, कॉम्पिटेंट एट ए सबकॉन्शियस लेवल का मीनिंग क्या है। देखो, मेरे दादा हैं, वो सिर्फ फिफ्थ तक पढ़े हैं, बट आज भी वो इंग्लिश की न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और कई सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें नहीं मालूम मगर उनको मालूम है। और हम उनसे कुछ भी पूछे इंग्लिश में, वो उसका आंसर देते हैं। और वो इंग्लिश के वर्ड्स भी ऐसे ऐसे यूज करते हैं जो हमने कभी सुने ही नहीं होते। आयरेशन मैंने जिंदगी में नहीं सुना था, उनको मालूम था क्या होता है, और उन्होंने ये वर्ड मेरे सामने यूज किया। इंट्रीग्यूशन भी उन्होंने मेरे सामने यूज किया, मुझे कोई आइडिया नहीं है इस वर्ड का ही क्या है। सो उनका क्या हो गया, और वो प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में पैदा हुए हैं, मतलब जब वो पैदा हुए तब ब्रिटिश यहाँ थे। अब उन्होंने सीखा कैसे, वो 70 से ऊपर के हैं और उन्होंने ये चीज प्रैक्टिस से सीखी। वो प्रैक्टिस करते रहे, अंग्रेजों के बीच में रहे, फिर पढ़े लिखे लोगों के बीच में रहे। उसके बाद वो इंग्लिश की न्यूज़पेपर्स और बुक्स पढ़ते रहे, और वो कॉम्पिटेंट हो गए एक सबकॉन्शियस लेवल। अब वो कोई भी वर्ड देखते इंग्लिश को, उनके फौरन दिमाग में बैठ जाता है परमानेंटली। हमें ये स्किल लेवल अप्रोच करना है। अब फायदा क्या है इसका, देखो, कई बार क्या होता है, मैं आपको बोलूंगा जाओ दूध लाओ, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, गो एंड फेच मिल्क। जाओ दूध लाओ, जाओ हो गया गो, एंड फेच मिल्क, जाओ और दूध लाओ, फेच मिल्क हो गया दूध को लाओ। अब मैं बोलूंगा इस दूध को पुनो, या इस दूध को छान लो, इस दूध को साफ करो। यहाँ पे हम सब फंस जाएंगे। क्यों फंसेंगे, क्योंकि हमें इमेज तो बन गई माइंड में कि दूध को कैसे साफ किया जाता है, छाननी से या पोनी से कैसे दूध को निकाल कर वो जो छन्नी होती है उससे कैसे साफ किया जाता है। मगर उस छन्नी को इंग्लिश में बोलते क्या है हमें ये भी नहीं मालूम, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हमें ये भी नहीं मालूम। तो हमारा दिमाग इस चीज में फंस जाएगा। या तो हम इस चीज का अल्टरनेट ढूंढेंगे और हम बोल देंगे मेक दिस मिल्क क्लीन, इस दूध को साफ करो। ये हो गया लेवल थर्ड। लेकिन अगर मैं वो छन्नी वाला वर्ड भी यूज कर लूँ ना इंग्लिश में, तो मैं लेवल फोर्थ पे आ जाऊंगा। और मैं यही चाहता हूँ कि हम सब इस कोर्स के एंड तक फोर्थ लेवल को अचीव करें। और अगर फोर्थ ना भी कर पाए तो एटलीस्ट थर्ड लेवल तक तो पहुंच ही जाए हम सारे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पहली 10 सेशंस जो हैं, मैं सिर्फ
उन तक हिंदी, उर्दू और पंजाबी को इस्तेमाल करूँगा एंड देन विल कंटिन्यू एवरीथिंग इन इंग्लिश। और इसमें हम जो अप्रोच यूज करेंगे वो है टीपीआई। व्हाट इज टीपीआई? टीपीआई इज टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, कि आप सबको फिजिकली एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करनी है, एक दूसरे के साथ बात करनी है। ये सारा कुछ समझने के लिए आई होप आप सबको समझ आ गया होगा कि वाई ट्रेन अवर ब्रेन, हमने अपना दिमाग क्यों ट्रेन करना है और स्किल लेवल कैसे बढ़ाना है। और उसी को हम बोलते हैं टीपीआई, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। और इसकी अप्रोचेस जो होती हैं उसमें सबसे पहले इमर्जन है, फिर इमर्जन हो गया डूब जाना अपने काम। दूसरा आइडेंटिफाई योर डोमिनेंस लर्निंग स्किल, अपनी जो लर्निंग स्किल की डोमिनेंस है उसको पहचानना। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो देखकर सीख जाते हैं, कुछ होते हैं जिनको बार बार रट्टा मारना पड़ता है फिर वो चीज याद होती है, कुछ होते हैं जो एक बार लिख ले अपने हाथ से उनको चीज याद हो जाती है। तो यही है कि अपनी डोमिनेंट लर्निंग स्किल को पहचानो। हम जब फिफ्थ या सिक्स सेशन करेंगे तब हम अपनी जो डोमिनेंट लर्निंग स्किल है इसको पहचान जाएंगे। और इसके बाद है रीड एंड क्रिएटिव विजुअल इनटू योर माइंड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसको आप अभी से फॉलो कर सकते हो। आप जो कुछ भी पढ़ोगे उसकी दिमाग में एक पिक्चर आपके बननी चाहिए। फिर है वीएमआर। वीएमआर जिसका सबसे ज्यादा पैसा इस टाइम इंडस्ट्री लेती है, वीएमआर होता है विजुअलाइज मेंटल रिहर्सल्स। बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, एक्टर्स, नेता, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स ये वीएमआर करते हैं। वीएमआर होता क्या है? बिफोर यू गो टू डू समथिंग यू प्रिपेयर एवरीथिंग इन योर माइंड। एक ड्रिल सी आप अपने दिमाग में चलाते हो, एक रिहर्सल से अपने माइंड में करते हो। और उसकी टेक्निक्स हम यहाँ सीखेंगे। जितने भी बड़े बड़े ये ओरेटर्स हुए हैं वो सब वीएमआर करते हैं। इनफैक्ट मैं भी वीएमआर करता हूँ। आपको ये स्लाइड शो दिखाने से पहले मैंने थोड़ा सा वीएमआर किया था। और हम सीखेंगे कि हम इसको कैसे करेंगे आगे। इसके लिए कम से कम 3 सेशंस में ही जाएगा वीएमआर वाला पार्ट। और यही वो चीज है जो कम्युनिकेशन स्किल्स में सबसे ज्यादा महंगी है, वीएमआर। क्योंकि सुनने में ये बहुत आसान है कि हाँ आपने दिमाग में एक इमेज बना ली, आपने दिमाग में एक फिल्म चला ली असली काम होने से पहले। इसका एक एग्जांपल है, जैसे आप स्कूल में आज जाओगे या आप कॉलेज में जाओगे या आप अपने काम में जाओगे और एक मीटिंग होने वाली है आज। तो मीटिंग से पहले 3-4 घंटा पहले आप अपने दिमाग में सब कुछ विजुअलाइज करोगे, अपने दिमाग में एक पिक्चर चलाओगे कि बॉस क्या बोलेगा, वो क्या पूछेगा, उसका आंसर मैं कैसे दूंगा, प्रेजेंटेशन को मैं कैसे दिखाऊंगा, या फिर अ, मैं आज क्या क्या बोलूंगा, या मैं चुप रहूंगा तो कितना चुप रहूंगा, आज मैं इस चीज को नोट करूंगा या इस चीज को दर्शाऊंगा। तो ये सब कुछ वीएमआर में आता है। और ये सबसे महंगी चीज है कम्युनिकेशन स्किल्स के पेड कोर्सेज में, जो कि हम फ्री में करने वाले हैं। इसके बाद है व्हेन योर माइंड इज रेडी बॉडी विल फॉलो। मैंने कहा ना, ट्रेन योर ब्रेन। आप अपने ब्रेन को ट्रेन करो, आपका माइंड रेडी हो जाएगा। एक बार माइंड रेडी हो गया तो बॉडी अपने आप फॉलो करेगी। फिर आपको बोलने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा। तो फिर है प्ले द गेम। अब ये जो प्ले द गेम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। माई फादर प्लेज क्रिकेट एवरी डे। ही गोज टू द ग्राउंड एंड ही प्रैक्टिस बैटिंग एंड बॉलिंग, एंड ही ऑल्सो वॉचेस क्रिकेट ऑन television. And I also watch cricket on television with him every evening. मेरे पापा क्या करते हैं, वो क्रिकेट खेलते हैं, ग्राउंड पे जाते हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं, बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं। और फिर वो घर आकर टीवी पे मैचेस भी देखते हैं। और मैं हर एक मैच देखा है उनके साथ। ज्यादा क्रिकेट किसको आएगा, पापा को या मेरे को? ऑब्वियसली पापा को, बिकॉज ही हैज प्लेड दैट गेम। मैंने अभी वो गेम नहीं सीखी है, मैंने खाली देखी है। तो, तो यही चीज आ गई ना कि अवेयर और लर्नड में क्या फर्क है। माई फादर इज अ लर्नड मैन इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट, वेयर एज आई एम जस्ट अवेयर ऑफ क्रिकेट। मेरे को खेलना नहीं आएगा। अगर आ भी गया तो मैं कभी उस लेवल पे पहुंच ही नहीं पाऊंगा जिस लेवल पे वो बंदा पहुंचेगा जो डेली जाकर क्रिकेट खेलता है ग्राउंड। एंड देन व्हाट वी विल डू इज रिकॉर्ड अवरसेल्व्स फॉर एवरी 2 minutes एंड रिव्यू इट एवरी डे। हम डेली अपने आप को 2 मिनट के लिए रिकॉर्ड करेंगे और उसको या तो रिव्यू खुद करेंगे या रिव्यू किसी से करवाएंगे। ये जब हम 8 सेशन में पहुंच जाएंगे उसके बाद हम पॉडकास्ट करेंगे और इस चीज को प्रैक्टिस में ले आएंगे। 8 सेशन तक आपको ये नहीं करना है, 8 सेशन के बाद इसको शुरू करना है। इफ यू वांट वी कैन स्टार्ट इट अर्लियर एज वेल, बट आई रिकमेंड एवरीवन टू यू
try it after 8 session. And then active listening as mathematics. देखो, active listening बहुत बड़ी कम्युनिकेशन स्किल है, बहुत बड़ी। जिसको एक्टिव लिसनिंग आती है ना, वो कुछ भी कर सकता है बहुत इजीली। एक्टिव लिसनिंग का मतलब मैं आपको उर्दू में समझा देता हूँ। लिसनिंग हो गया सुनना, एक्टिव हो गया फोकस के साथ। अब ये सुनने में बहुत इजी लग रही है एक्टिव लिसनिंग, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है और सीखने में बहुत सिंपल है। एक्चुअली में ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है। लॉयर्स सब बन सकते हैं, मगर अच्छा लॉयर वही बन सकता है जिसको एक्टिव लिसनिंग आती है। एंकर सब बन सकते हैं, मगर अच्छा एंकर वही बन सकता है जिसको एक्टिव लिसनिंग आती है। इंजीनियर सब बन सकते हैं, मगर एक्टिव लिसनिंग वाला इंजीनियर एक ही होएगा जो सुनकर समझ सकता है कि भाई क्या चल रहा है। एक्टिव लिसनिंग जिसको आती है ना, वो अपने आप में एक बहुत अच्छा इंसान रहेगा, क्योंकि वो बिल्कुल अवेयर होगा उसके आगे पीछे के बारे में कि क्या चल रहा है, क्या इंफॉर्मेशन मुझ तक आ रही है, what kind of information has been imparted towards him, what is the environment communicating to him, what are the things around him, what resources he can use। ये उसके एक्टिव लिसनिंग पे डिपेंड करता है। एंड देन हमें एक्टिव लिसनिंग को मैथमेटिक्स की तरह सीखना है। हम इसमें फॉर्मूलाज तो नहीं सीखेंगे, मगर हम एक मैथमेटिकल अप्रोच इसके साथ कराएंगे ताकि ये सीखने में आसान हो जाए। और एट द एंड राइटिंग एज एन आर्ट, हमें राइटिंग को सीखना है एक आर्ट की तरह। जैसे हम ड्राइंग सीखते हैं या फिर हम कपड़े सीना सीखते हैं या हम खाना बनाना सीखते हैं, वैसे हमें राइटिंग सीखनी है। अब राइटिंग एज एन आर्ट का ये मतलब नहीं हुआ कि मैं आपकी हैंड राइटिंग सुधारूंगा या फिर हम एक दूसरे की हैंड राइटिंग सुधारेंगे। हम एक दूसरे की राइटिंग का तरीका सुधारेंगे। हम इसको सेकंड सेशन से ही फॉलो करना शुरू कर देंगे। सो आई थिंक अभी के लिए इसको इतना ही रखते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि बिलीव इन योर सेल्फ एंड डोंट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। अपने आप में यकीन रखो और गलतियां करने से मत हिचकिचाओ। गलतियां करो, सीखो, बस गलतियां रिपीट नहीं करो। Do mistakes. We are humans. We are tend to make mistakes. So I recommend everybody to make a mistake, but don't repeat that mistake ever again. Second is good things takes time. जो अच्छी चीजें हैं, उनको वक्त लगता ही है, और हम 40 से 60 सेशन के बीच में ये पूरा कम्युनिकेशन स्किल की डेवलपमेंट और लर्निंग सीख लेंगे। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज ओपन योर माइंड बिफोर यू ओपन योर माउथ। अपना दिमाग खोल लो अपना मुंह खोलने से पहले। इस चीज को समझना, इस चीज को याद रखना। ओपन योर माइंड बिफोर यू ओपन योर माउथ। So I think we'll keep this session. We'll stop this session here, and we'll continue in the next session. Today it was just an introduction about what we are doing and how we are going to do and what we are going to achieve. I thank you all. You have been a wonderful audience. If anyone has any question, please let me know. Thank you.